10-11 साल में मैंने भी ये देखा है कई जीवन में उतार चढ़ाव, लेकिन हम कवि लोग हैं, हमेशा कभी भी निराशा की बात नहीं करते। और इस मौके पर मुझे एक शायर का एक शेर याद आता है कि होके मायूस ना आंगन से उखाड़ो पौधे, धूप बरसी है तो बारिश भी यहीं पर होगी। बार बार 2-4 मिनट में एक हवाई जहाज चक्कर काट रही। तो ये कटारिया जी पूछ रहे थे, बोले भाई साहब ये हर 2-3 मिनट में क्यों आ जाती है? मैंने कहा हो सकता है प्रधानमंत्री कोई ऐसा देश ढूंढ रहे हो जहां अभी तक नहीं गए हो। क्या बात है, क्या बात है। ये देखो, कोई भी फासिस्ट हो उसकी, मैं 10-11 साल से क्यों इस तरह से हास्य व्यंग इतना मुखर होकर के लिख रहा हूं, क्योंकि हंसने से चेतना आती है, विवेक लौटता है। कोई भी फासिस्ट हो उसकी एक कोशिश रहती है समाज में हंसना घटा दो, फिर सारी चीजें आसान हो जाती हैं। आपने ढंग से वाच किया होगा, राहुल गांधी जी भी पार्लियामेंट में बोले हैं, और मेरी तो किताब का पहला ही आर्टिकल है ये। आपने किसी भाजपाई को हंसते देखा 10-11 साल में? बिल्कुल नहीं हंसते हैं। वो एक अनुशासन छोड़ रखा है कि किसी को हंसना नहीं है। वो जानते हैं किसी भी फासिस्ट की, वर्चस्ववादी की एक ही इलाज है, हंसना शुरू कर दो। तो आज आपने ये हास्य का कवि सम्मेलन बुला करके, ठीक है इसमें कुछ बातें विषय पर हुई, कुछ विषय से अलग हट करके भी हुई और लोग हंसे। यही समाज में रहना चाहिए। हंसने से वर्चस्व टूटता है, चेतना लौटती है। मैं भी 10-11 साल से यही कोशिश कर रहा हूं। हालांकि मेरी इमेज ऐसी बना दी जैसे मैं मोदी जी का विरोधी हूं। आप लोगों की सरकारें थी तो कवि लोग खूब लिखते थे, आगे जब आपकी सरकार आएगी तो हम ही लोग लिखेंगे। कवि का काम ही है प्रतिरोध करना, वो तो खुद ही विपक्ष होता है अपने आप में, तो हम तो खुद ही विपक्ष का काम कर रहे हैं। लेकिन इमेज ऐसी बना दी जैसे मैं मोदी जी का विरोधी हूं। मैं तो अगर ये भी कह दूं कि मोदी जी विकास के दम पर तीसरी बार जीत के आए हैं, तो भक्त लोग जूता निकालते हैं कि शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री के बारे में झूठ फैलाते हुए। कवि का काम ही ऐसा है। लेकिन है क्या, एक समस्या मैंने 8-10 साल से देखी, आप लोग होमवर्क ले लेते हो। उन्होंने अपनी जो आईटी सेल है और जो दूसरे लोग हैं वो, उनको भी मालूम है कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन वो आप लोगों को होमवर्क देने के लिए छोड़े हुए हैं। एक को ट्वीट किया, 50 लोग आप पे टूटे, उस ट्वीट का जवाब देना शुरू हुआ, उनका काम आसान हो गया। अच्छा, वो भी खुद नहीं कर रहे हैं, उनको भी उन लोगों ने होमवर्क देना शुरू कर रखा है जिन्होंने उनको कुर्सी पे बिठाया और कीमत वसूल रहे हैं। तो होमवर्क मतलब जैसे मैं नहीं लेता हूं। 2019 में जब दोबारा जीते मोदी जी, तो मेरे पास गुजरात से एक फोन आया, बोले और सुनाओ क्या हालचाल है। मतलब बड़ा व्यंग करते हो ना, तो फिर जीत रहे हैं। और सुनाओ क्या हालचाल है। मैंने कहा हालचाल ठीक है और सुनाने का पैसा लेते हैं। बोले फिर जीत रहे हैं मोदी जी। मैंने कहा अच्छा है, हमको भी नया नहीं लिखना पड़ेगा। तो इन सब चीजों का एक ही जवाब है, हास्य और व्यंग। सच बताऊं, एक इनकम टैक्स के अधिकारी थे, यह सच्ची घटना है, मेरे जीवन में खूब हुई 10-11 साल में। एक इनकम टैक्स के अधिकारी थे, बोले संपा सरल जी सरकार के खिलाफ इतना तीखा मत बोला करो, वरना किसी दिन छापा वापा वाले भिजवा देंगे। वो मुझे होमवर्क देना चाहते थे, मैं बाईपास निकल गया। मैंने कहा भिजवा दो साहब। एक लेखक के घर में, हिंदी लेखक के घर में गबन के नाम पर लाइब्रेरी में प्रेमचंद के गबन उपन्यास के अलावा क्या मिलेगा? क्या बात है, अद्भुत बात और है। अगली जो मैंने बात कही, बात ऐसे भी कही जा सकती है जो उनको जवाब मिला। मैंने कहा फिर भी ऊपर के दबाव में जबरदस्ती छापा वाले भिजवाओगे तो हम भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। मतलब शाम को जिसको चोर कहते हैं, सुबह उसको ईमानदार कहकर के पार्टी में ले लेते हैं। वो उज्जवल हो उठता है। शायद यही प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना है। क्या बात। तो सारी चीजों का एक ही तोड़ है, हास्य और व्यंग। मीडिया के लोग यहां हैं क्या? अच्छा हैं 2-3। अच्छा ठीक है, ये छोटे चैनलों से, अखबार से होंगे, मुख्य धारा का तो आता नहीं है। लेकिन ठीक है, बड़ी बात है अगर आना शुरू हैं तो। अब ये जो लिख करके ले जाएंगे, भले ईमानदार आदमी चाहिए अपनी आत्मा की आवाज लिख के ले जाए, लेकिन वो छपेगा नहीं वहां, क्योंकि अखबारों में संपादक तो ऐसे आदमी को बिठा रखा है जिसके हाथ में चुंबक दे दी कि देखना भैया इस घास में सुई नहीं चली जाए।
क्या बात है, क्या बारीक बात और है। मालिक वो है जिनको राज्यसभा की मेंबरी चाहिए। परसाई जी ने तो बहुत पहले ही कह दिया था ऐसे मीडिया के बारे में कि केंचुए ने हजारों साल की तपस्या में ये गुण हासिल किया कि उसके रीढ़ नहीं होती है। और आप ये सोचो कि मीडिया का एक चरित्र अभी से है, ऐसा नहीं है। मीडिया हमेशा ऐसा था, वरना गांधी जी को खुद अखबार निकालने की क्या जरूरत थी। वाह, ये टीवी चैनल वाले 47 से पहले होते तो देश अब तक आजाद नहीं होता। भाई कमाल है। प्रधानमंत्री कदम ताल करते हैं तो मीडिया उसको मार्च पास्ट बताता है। जिस मीडिया की जिम्मेदारी थी जनता के लिए मोमबत्ती हो ना, वो सत्ता के लिए अगरबत्ती होगी। अखबार तो 3 चीजों के लिए पढ़े जा रहे हैं, बिजली कटौती, उठावना और राशिफल। और रोज नए निकलते हैं। एक दिन तक अखबार के दफ्तर से 2 लोग आगे बोले संपत सरल जी नया अखबार लॉन्च कर रहे हैं, आप भी ग्राहक बन जाओ, क्योंकि अखबारों का कोई पाठक तो बनता नहीं, ग्राहक ही बनते। वाह, 1 रुपए में 16 पेज। और जो मैंने जवाब दिया, मैंने कहा भैया रुपए चाहे एक की जगह 2 ले जाए, लेकिन 16 पेज खाली दे जाएगा। फिर मैंने रिसर्च की कि इतने अखबार बिकते कैसे। तो अचानक एक दिन एक अखबार के दफ्तर से फोन आया, बोलो संपत सरल जी आज आपका नाम हमारे अखबार में छपा। मैं बड़ा खुश हुआ, जी आपका अखबार कहाँ मिलता है। बोले हमारा अखबार कोई होकर नहीं बांटता है, जिस किसी का नाम छप जाता है दिन भर वही खरीद खरीद कर बांटता है। क्या बात है। और टेलीविजन ने तो हद कर रखी है, प्राइम टाइम पर बहस देखते हो, 4 जन बहसी आते हैं, जैसे किसी जमाने में अवध के नवाब मुर्गे लड़ाते थे। एक मुद्दे का समर्थक, दूसरा मुद्दे का विरोधी, तीसरा बुद्धिजीवी दोनों को हड़काने वाला, और चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। बात अच्छी लगे तो मोहब्बत देना, चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। बहस होनी होती है गरीबी की रेखा पर और करते रहते हैं रेखा की गरीबी पर। क्या बात है। मैं तो 2019 में टेलीविजन का कनेक्शन कटवा दिया, आपको सच बता रहा हूं। और इतने डरे हुए रहते हैं हम घर के लोग कि बंद स्क्रीन भी ढक के रखते हैं। तो ये टीवी टावी में कुछ नहीं है, असली लड़ाई होती है जमीन पर। जैसा आंदोलन किसानों ने किया, जैसी भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने निकाली, और जैसी न्याय यात्रा आप निकाल। ये वर्चुअल दुनिया और ये मीडिया ये कुछ नहीं है, असली लड़ाई होती है जमीन पर। तब मैं आपको एक लघु कथा सुनाता हूं, मीडिया किस तरह से खबरों को खींचता है। आज बुजुर्गों को लेकर के भी देखो काफी कहा, ये तो कांग्रेस में बुजुर्ग हैं तो पगड़ी पहना करके इतना सम्मान किया, भाजपा में होते तो अब तक मार्गदर्शक मंडल में होते लोग। ये मैं बहुत अच्छा है कि नए लोगों का उत्साह और आपका अनुभव दोनों काम करते हैं। और माताएं बहनों को लेके बहुत मजाक किया हमारे कवियों ने, आप बुरा मत मानना। देखो शादीशुदा हो तो पत्नी को साथ रखा करो, वरना मन की बात भी रेडियो पे करते फिरोगे। हाँ। क्या बात है। स्त्री का त्याग संसार में पुरुष से बहुत बड़ा है। वो पति ने डींग आंकते हुए कहा मेरा बड़प्पन देख जो तेरे से बिना देखे शादी कर ली। पत्नी बोली मेरी भी हिम्मत देख जो तेरे को देखने के बाद भी मना नहीं किया। वाह, क्या बात है। दरअसल सटायर क्या है, इशारे का काम करता है, बात भी कह देता है और ऐसे लगता भी नहीं कि किस संदर्भ में सीधी सीधी बात कह दी। अभी जब सरकार का गठन हो रहा था तो बिहार के वयोवृद्ध मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के चरण छुए, जो अनुभव और अमृत दोनों में ज्यादा बढ़े। तो प्रताप पोद्दार ऐतराज कर रहे, बोले देखो यार नीतीश कुमार जी ने प्रधानमंत्री के पांव छू लिए। मैंने कहा भैया गठबंधन की अपनी मजबूरी है, हो सकता है दोनों में अंदर खाने ये समझौता हुआ हो कि प्रधानमंत्री अकेले में छुएंगे और नीतीश जी खुले में छुएंगे। हाँ। हाँ। तो ऐसा नहीं देखना कि एक खुले में छू रहा, हो सकता है कोई अकेले में भी छू रहा हो। हाँ। वहीं से मैंने एक लघु कथा निकाली, खबरें कैसे तानते। स्वागत स्वागत। बाकी देश में क्या हो रहा है वो तो जब सत्ता का पावर होता है ना, पूरी मशीनरी साथ होती है, सब कुछ साथ होता है, तो उसका दुरुपयोग भी कई बार हो जाता है। लेकिन जो सच्चाई है वो सब जानते हैं। लोग कहते हैं कि साहब पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट, लाल किले से भी झूठ बोला जा रहा है। तो मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब हमारे टोंक के थे जो विभाजन के टाइम पाकिस्तान चले गए, सटायर के बहुत बड़े राइटर। उन्होंने एक जुमला बहुत अच्छा कहा, बोलो बोलने वाला और सुनने वाला दोनों ये जानते हो कि ये झूठ है तो ये गुनाह नहीं है। क्या तो जब जो चीज पूरा देश जानता है उसके बारे में क्या बुरा मानना, वो तो वैसे ही करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज,
अबरार साहब टेलीविजन कैसे खबरें ताने। आत्मनिर्भर नामक राज्य में डिजिटल क्रांति भले ही होने को थी, पर न्यूज क्रांति हो चुकी थी। क्या बात है। न्यूज चैनल खबरें तलाशते नहीं, गढ़ते थे, और देते नहीं, फैलाते थे। ब्रेकिंग न्यूज की तो मारामारी रहती थी। अब कहानी यहां से शुरू होती है 5 लाइन की। एक दिन जो ही राजा नहाकर स्नान घर से निकला, वाह। त्यों ही एक न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज दागी। राजा नहाया। आहा, वाह। दूसरे न्यूज चैनल ने खुशी जाहिर की, हाँ, राजा आज भी नहाया। क्या बात है। तीसरे न्यूज चैनल ने अटकलें लगाई, राजा क्यों नहाया। चौथे न्यूज चैनल ने नई जानकारी दी, राजा पहली बार नहाया। वाह। पांचवें न्यूज चैनल ने आत्मनिर्भरता की पुष्टि की, राजा खुद नहाया। और अगली पंक्ति पर आपकी तालियां रुकेंगी नहीं, मैं चैलेंज करता हूं। छठे न्यूज चैनल ने रहस्योद्घाटन किया, राजा पानी से नहाया। क्या बात है, कमाल। सातवें न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज में गर्मी भरी, राजा गर्म पानी से नहाया। आठवें न्यूज चैनल ने स्थिति और साफ की, राजा साफ पानी से नहाया। वाह। नौवें न्यूज चैनल ने गुप्त जानकारी दी, राजा स्नान घर में नहाया। और 10वें न्यूज चैनल ने राहत भरी ब्रेकिंग न्यूज चलाई, राजा आज तो नहाया। और आपको सच बताऊं, एक सच्ची घटना हुई। जैसे ये लघु कथा सुनाई, लोग कहते हैं ना श्रोताओं पर असर नहीं पड़ता। एक श्रोता ने बहुत जोरदार बात कही। वो बोला, संपत सरल जी इसमें 11वीं ब्रेकिंग न्यूज और जोड़ो, राजा गीले पानी से नहाया। ये कमाल है। तो ऐसा नहीं कि लोग समझते नहीं है, समय की अपनी सीमाएं हैं। एक रचना मैं आपको और सुना देता हूं। लेकिन कांग्रेस के लोग भी प्रधानमंत्री के पीछे पड़ गए, और कुछ नहीं तो डिग्री पे सवाल उठाए। भाई देश इसीलिए तो तरक्की कर रहा है कि एक तो पढ़े लिखे ज्यादा, ऊपर से डिग्री असली। क्या बात है। डिग्री पे क्या सवाल उठाना, जब सैटेलाइट लॉन्च होकर के कक्षा में स्थापित हो गया और पूरी धरती के चक्कर काट रहा है, फिर डिजाइन पर क्या बहस करनी। हालांकि बाद में पार्टी के 2 बड़े नेताओं ने बाकायदा डिग्रियां दिखा करके प्रधानमंत्री की बताया, तब लोगों को विश्वास हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री ने न सिर्फ एमए कर रखा है बल्कि बीए भी कर रखा है। और ये सरदार जी कह रहे थे, बोले क्यों संपत सरल, जब इतने पढ़े लिखे हैं प्राइम मिनिस्टर, तो मैट्रिक भी करी रखी होगी। तो सटायर इस तरह से भी अपनी बात कर देता है। सब चाय आ गई क्या? कोई बात नहीं, 2014 के बाद मैंने तो पीनी बंद कर रखी है। हाँ, क्योंकि इसके नतीजे जानता हूं मैं। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ हाँ, देसी भुगत रहा। नहीं, चाय पियेंगे तो पिला दो, कोई खास बात नहीं, पिला दो। अभी अमेरिका में अडानी जी के खिलाफ एक मामला बन गया। लोग समझते नहीं है कि करप्शन किस किस तरीके से किया जा सकता है। मैं तो अभी पिछले दिनों दुकान पे गया, भ्रष्टाचार का तरीका देखो। दवा की दुकान पे गया, दरअसल तबीयत खराब नहीं थी, एक्सपायरी डेट की दवाइयों पे डिस्काउंट चल रहा था। वहां जाकर के पता लगा आज धनतेरस है। तो दुकानदार भी मजाक पे उतर गया, बोले आज भी बीमार पड़ गए क्या? तो मैं चूंकि हाशिम का लेखक हूं तो मैंने बात संभाली। मैंने कहा नहीं, दरअसल तबीयत खराब नहीं है, 2 कारण से आया हूं। एक तो धनतेरस है तो कुछ ना कुछ खरीदने का रिवाज है। दूसरा, आज के दिन बाजार में आप ही के यहाँ सबसे कम भीड़ थी। तो वो बोले यार ठीक कह रहे हो। दूसरे दुकानदारों की बिक्री देखकर मैं भी सोच रहा था कि एक दिन के लिए हम भी दवा की दुकान के आगे थोड़े से बर्तन लगा लेते तो 2 पैसे ठीक से कमा लेते। और व्यंग आगे देखना, बोले वो 10 दुकान छोड़ करके मेडिकल वाले हैं अडानी जी, वो तो दीपावली पे पटाखे बेचते हैं। मैंने कहा अडानी जी के पास पटाखे बेचने का लाइसेंस है क्या? बोले लाइसेंस ही पटाखे बेचने का है, बिना लाइसेंस के तो वो दवाइयां बेच रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है दादा। आवेदन एक ने किया, परीक्षा में दूसरा बैठा, इंटरव्यू तीसरे ने फेस किया, नौकरी मिली चौथे को और करता रहा 5वां। वेतन छठे ने उठाया और पेंशन हुई 7वें की।
अब आपकी मोहब्बत मिलेगी, जबकि सातवें की डेथ तभी हो गई थी जब पहले ने अप्लाई किया था। क्या बात है। तो ये जाति, भाषा, धर्म, संप्रदाय के झगड़े अपनी जगह है, मोहब्बत और भाईचारे की बात होनी चाहिए। शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, इनकी बात करो। अभी लोग राम राम कर रहे हैं। अरे राम मंदिर बन गया, अच्छी बात है। राम खुद जानते हैं कि उनके मंदिर निर्माण में भक्ति कितनी थी और राजनीति कितनी थी, वरना अयोध्या थोड़ी हार जाते। हाँ, और राम की सबसे ज्यादा कृपा तो अडवाणी जी पे होनी चाहिए थी। अडवाणी जी को थोड़ी पता था कि मोदी जी पांव छूने के बहाने जमीन खींच लेंगे। तो ये धर्म कर्म, ये व्यक्तिगत चीजें हैं, भीतर की चीजें हैं, जो बुनियादी मुद्दे हैं उन पर बात होनी चाहिए। तब देखे, मैं एक रचना आपको सुनाता हूं। हाँ, मैं आज आपने गजल सुनाई तो मेरा भी मन है, वैसे मैं सुनाता नहीं हूं, और ये पुरानी रचना है, सिर्फ एक बार सुनाई थी। मैं फिर आपको एक जनगीत, देखो वर्चस्ववादी सरकारों के तौर दो तीन चीजों पे, नुक्कड़ नाटक, कवि सम्मेलन, मुशायरे, जनगीत। एक जनगीत मैंने लिखा था, तब देखें। स्वागत है। साधो खा गया देश अडानी, जो प्रकरण हुआ, साधो खा गया देश अडानी, खा गया देश अडानी, साधो निकल गया अंबानी, खा गया देश अडानी। पोर्ट, हवाई अड्डे, बिजली, तेल, कोयला, पानी, क्या क्या खाया? पोर्ट, हवाई अड्डे, बिजली, तेल, कोयला, पानी, नेट, मीडिया, फोन, डकारे, शिक्षा, सड़क, किसानी, साधो खा गया देश अडानी। और रेल भेल से सेल गेल तक लंबी अकत कहानी, रेल भेल से सेल गेल तक लंबी अकत कहानी, और अग्निवीर का थमा झुंझुना की बर्बाद जवानी, साधो खा गया देश अडानी। कि मैं दोनों का दोनों मेरे, व्यंग देखें, मैं दोनों का दोनों मेरे, नियम न्याय बेमानी, और भर भर झोला खूब लुटाया, हाय हाय राजा जानी, साधो खा गया देश अडानी। और अंतिम पंक्तियां, संदर्भ पुराना है लेकिन तालियों से आनंद लेंगे। गजब नशे में मूर्ख डूबे, गजब नशे में मूर्ख डूबे, गर समझाएं ज्ञानी। हम जैसे कवि लोग कहें कि भैया ये रास्ता ठीक नहीं है, तो भी नहीं मानते। गजब नशे में मूर्ख डूबे, गर समझाएं ज्ञानी, अंधभक्त बाहर चिल्लाए संसद में ईरानी, साधो खा गया देश अडानी, खा गया देश अडानी, साधो निकल गया अंबानी। भक्त शब्द तो जानते हैं आप किसको कहते हैं? भक्त उसको कहते हैं जिसकी आंखें तो होती है लेकिन दृष्टि नहीं होती, उसको बाहर बाहर का दिखता है, भीतर का नहीं दिखता, वो हर पत्थर को देवता मान लेता है। मोदी जी एक लाइन कहते हैं तो निकल पड़ते हैं सारे, नहीं यही सच है। एक भक्त तो माइल स्टोन को देवता समझ करके नारियल तोड़ रहा था, तो किसी ने समझाया कि भैया ये देवता नहीं है, ये माइल स्टोन है। भक्त अपनी अंधभक्ति में डूबा था, बोलो नहीं ये साक्षात देवता है। देखो इसने यहीं से बता दिया कि दिल्ली 250 किलोमीटर है। तो उनकी भक्तगिरी छोड़ो और मुद्दे की बात पे आओ। एक रचना मैं अंतिम आपको सुना देता हूं, समय की अपनी सीमाएं हैं, आप भी थके मांदे हैं, लेकिन सड़क किनारे आते जाते यातायात, उसके बीच में भी आपने जिस एकाग्रता के साथ जिन कवियों को सुना है, मैं आपको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। दरअसल क्या है, इतनी महंगाई, इतनी बेरोजगारी है, उसके बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं है, स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मतलब 70 साल का हिसाब वो मांग रहे हैं जो 10 साल का खुद नहीं दे रहे। क्या बात है। उसका एक संदर्भ मुझे याद आता है, धर्मवीर भारती ने 54-55 के आसपास एक नाटक लिखा, अंधा युग। कभी मौका लगे तो पढ़ना, उसमें एक संदर्भ है। महाभारत के युद्ध का अंतिम दिन है, 18वां, दोपहर बाद का समय है थोड़ा सा। दो चौकीदार चौक पहरा दे रहे हैं। धृतराष्ट्र और गांधारी महल में बैठे संजय का इंतजार कर रहे हैं कि वो आए तो बताए दुर्योधन जीवित है या मारा गया। अंधभक्ति क्या है? इतने में सन्नाटा बढ़ता है और अंधकार घिरने लगता है। दिन में एक चौकीदार का सवाल और दूसरे का जवाब कितनी गहरी बात कह गए धर्मवीर भारती, आज के संदर्भ में लागू होती है। जैसे ही सन्नाटा बढ़ा, अंधकार गिरा, तो एक वॉचमैन ने दूसरे चौकीदार से कहा, बोलो सन्नाटा बढ़ रहा है, अंधकार गिर रहा है, जरा देखना तो। दूसरा चौकीदार बोला, दूसरा प्रहरी बोला, अंधे राजा की प्रजा कहां तक देखे।
तो इन विचारों का दोष नहीं है, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। उनका काम वो करें, हमारा जो काम होता है हम करें। एक न एक दिन चीजें बदलती हैं और देश बदलाव की ओर चल पड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक रचना मैं आपको अंतिम सुना देता हूं। स्वागत दादा, स्वागत। रचना का शीर्षक आप पढ़ेंगे, सुनेंगे। हाँ, कोई बात नहीं, दे कोई बात नहीं। अब चाय वाले को कुछ कह भी नहीं सकते, और कहने से भी क्या फायदा, वो सुनेगा ही नहीं। मैं रचना का शीर्षक पढ़ता हूं, विपरीत परिस्थितियों में भी बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। स्वागत दादा, स्वागत। मन की बात। दे बेटा, कोई बात। मन की बात। मैं थोड़ा सा गाढ़ा लिखता हूं, जो सामने बैठे लोग आनंद लेते हैं उससे ज्यादा वो लेते हैं जिनके यहां वीडियो पहुंचता है। और आज भी मैं आपसे निवेदन कर दूं, इन कवियों ने बहुत काम की बातें की है, इनमें शॉर्ट्स काटना आप एक डेढ़ मिनट के। कवि सम्मेलन उनके लिए तो होता ही है जो सामने बैठे हैं, आजकल उनके लिए ज्यादा होता है जो आ नहीं पाए और घर बैठे इस पे सुनेंगे। मन की बात। कोई कुछ भी बात करे और सोशल मीडिया के फेर में भी ज्यादा मत रहो। मैं फिर कह दूं, लड़ाई जमीन पे होती है। क्या बात है। यदि किसी ने कुछ एक अक्षरों तक की नेकी कर डाली हो तो उसको फेंकने के लिए ट्विटर से बेहतर दरिया नहीं है। जो कुछ नहीं कर सकता वो भी ट्वीट कर सकता है, और एक बार जो ट्वीट करने लगता है फिर वो कुछ नहीं कर सकता। क्या बात है। हाँ, मैं तो सोशल मीडिया का लोहा उस दिन मान गया जब एक सज्जन ने यूट्यूब पर मेरे कवि सम्मेलन की एक ही क्लिप को साल में 100वीं बार सुना और नीचे गाली लिखी, लानत है संपत सरल को, नालायक ने साल भर से रचना तो छोड़ो कपड़े तक नहीं बदले। कई लोगों को लगता होगा कि न्याय यात्रा में कम लोग आए या कभी ज्यादा लोग आए, कभी निराशा आती होगी। मैं आपको सच बताऊं, मैं भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ 1 घंटे चला हूं। क्या बात। मेरे पास कमलनाथ जी का फोन था कि आप, मैंने सुना आप आ रहे हो। मैंने कहा कमलनाथ जी, एक ही शर्त पे आ रहा हूं कि मैं अपनी टिकट से आऊंगा, क्योंकि ये आरोप लगते हैं कि सेलिब्रिटियों को यात्रा में बुलाया जा रहा है। 3 बार यात्रा का शेड्यूल बदला, तीनों बार मैंने टिकटें कैंसिल कराई और मैं यात्रा में गया। 1 घंटे तक चला। मैंने उनसे बताया, लोग कहते हैं चरखे से आजादी नहीं आई। मैं आपको राहुल गांधी जी की मेधा की बात बता रहा हूं। लोग कहते हैं चरखे से आजादी नहीं आई, फिर गांधी जी ने चरखा क्यों काटा? मैंने कहा राहुल जी, इसलिए कि चरखा उम्मीद काटता है। क्या बात है। उसने उम्मीद काटी। एक चरखे से काटा हुए कपड़े से देश का तन नहीं ढक सकता, लेकिन वो उम्मीद काटी। तो ये भारत जोड़ो यात्रा, ये किसान आंदोलन, ये न्याय यात्रा, ये उम्मीद खड़ी करती और उम्मीद से ही दुनिया बदलती। क्या बात है। लोग कहते हैं कि राहुल जी अर्थशास्त्र नहीं समझते। एक उदाहरण देता हूं जो मेरे और उनके बात हुई। मैंने कहा 2 चीजें हैं, बाजार और बाजारवाद। बाजार हर युग की जरूरत है, लेकिन दोनों में अंतर यह होता है, बाजार का मतलब है जरूरत के हिसाब से चीजें बनाना, और बाजारवाद का मतलब है चीजें बना करके जरूरत पैदा करना। क्या बात। इस बात को गांधी जानते थे। तो जिस दिन मार्केट की धुआं निकाल दोगे, जो चीजें बना करके जरूरत पैदा करती हैं जो कंपनियां, उस दिन देश पटरी पे आ जाएगा। अब विदेशी आक्रांता उपनिवेशवादी खैबर का दर्रा पार करके या समुद्री रास्ते से नहीं आते, मोबाइल इंटरनेट के जरिए आते हैं ऑनलाइन, और उनके लिए जीपीएस का लोकेशन बताने का काम वो करते हैं जो माता का सीता का पता लगाने लंका गए थे और सोने की चमक देखी तो वहीं की नागरिकता ले। वाह, क्या बात। तो राहुल जी ने पूछा बाजारवाद को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? मैंने कहा जी वैसे तो मार्केटिज्म कहेंगे, लेकिन मेरा अंग्रेजी में हाथ तंग है, आप किसी विशेषज्ञ से पूछ लेना। लेकिन अगली जो बात हुई वो अर्थशास्त्र कितना समझते हैं। मैंने कहा आपको नहीं लगता ये समस्या देश की नहीं है, ये समस्या दुनिया की है। एक वर्चस्ववादी नेता और 2 पूंजीपति, चाहे वो एर्दोगन हो, पुतिन हो, बोल्सोनारो थे उस समय, ट्रंप हो, कोई भी हो, तो उन्होंने 5 सेकंड का पोज लिया और फिर बोला आप ठीक कह रहे हो, लेकिन चीन को छोड़ करके। चीन में ये स्थिति नहीं है, उन्होंने डब्बे पटरी ये सब दिए लेकिन इंजन अपना रखा वो। तो इस अर्थशास्त्र की इस वानगी से आप समझ जाए राहुल जी कितनी इकोनॉमी, इसीलिए तो इतना सब कह रहे हैं वो पार्लियामेंट में बोलते हैं। हाँ, वहीं से मैं एक रचना आपको सुनाता हूं।
रचना का शीर्षक पढ़ता हूं, आप आशीर्वाद दें, मैं शुरू करूंगा। स्वागत दादा। मन की बात। कोई कुछ भी बात करे, बात कुल दो प्रकार की होती हैं, एक काम की बात और दूसरी मन की बात। यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं है तो फिर आपकी अलग बात। वाह। लोग मुझ पे आरोप लगाते हैं कि 10-11 साल आपसे सुन रहे हैं, संपत सरल जी आप एक तरफा क्यों बोलते हैं, बैलेंस किया करो। मैंने कहा भैया बैलेंस करने के लिए ही तो एक तरफा बोलते हैं। जब सब लोग एक ही आदमी की भाषा में बात कर रहे हैं तब कोई तो हो जो विपरीत बात करता हो, जनहित के मुद्दे उठाता हो, जनता की बात करता हो। यो तो बात काम की हो या मन की, होती दोनों बात ही है, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि काम की बात में मन नहीं होता और मन की बात में काम। असल में तो मन की बात की ही इसलिए जाती है ताकि काम की बात नहीं करनी पड़े। मन की बात कुछ कुछ वैसी ही होती है जैसे सदैव 2 व्हीलर चलाते रहने वाले के कभी 4 व्हीलर हाथ लग जाए तो वह खाली सड़क पर भी हॉर्न बजाते हुए चलता है। क्या मन की बात एक तरफा होती है, जैसे देवता वगैरह मुंह उड़ाने पर आकाशवाणी कर दिया करते थे। मन की बात एक प्रकार का मौखिक प्रसाद होती है जिसे पाने के लिए भक्तों को हाथों के बजाय कान फैलाने होते हैं। मन की बात बिना विषय की होती है। यदि भूले भटके मन की बात किसी विषय पर आ भी जाए तो कोई माई का लाल अंत तक नहीं पकड़ सकता कि मन की बात आखिर हो किस विषय पर रही है। और व्यंग आप अब पकड़े, काम की बात अपने काम से काम रखती है, जबकि मन की बात का प्रचार करना पड़ता है कि फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर मन की बात होगी। पता लगते ही मन की बात को ही काम की बात मानने वाले उछल पड़ते हैं कि वाह मजा आ गया, फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर काम की बात होगी। काम की बात सुनी में जाए तो अच्छी खासी काम की बात भी मन की बात होकर रह जाती है, जबकि मन की बात को सुनने वाले मिल जाए तो बात कोरी मन की बात होने के बावजूद बड़े काम की बात बन जाती है। और व्यंग आप अब देखें, वैसे सुनने वाले न मिले, 2 मिनट और लेंगे आपके, वैसे सुनने वाले न मिले तो मन की बात दीवारों से भी की जा सकती है, क्योंकि मन की बात करने वाले ने सुन रखा होता है कि दीवारों के भी कान होते हैं। और तालियां आपके अब उठेंगी, बल्कि वह तो यह तक मानकर चलता है कि जिनके कान होते हैं वे दीवार ही होते हैं। वाह क्या बात है। मन की बात अक्सर शुरू यहां से होती है। दीवार होती। भाइयों और बहनों, बस इतना सुनते ही मन की बात के मुरीद भाई बहन सांस रोककर मन की बात ऐसे सुनने लगते हैं मानो सुनने के लिए जिंदगी में अब सिर्फ यही काम की बात बची है। काम की बात करने से बचने की एकमात्र तरकीब है कि तुरंत मन की बात शुरू कर दी जाए। यह अलग बात है कि लगातार मन की बात करते रहने वाले से लोग उम्मीद भी नहीं रखते कि वह जिंदगी में कभी कोई काम की बात भी करेगा। मन की बात अक्षर ज्ञान सिखाने जैसी होती है, जैसे बिना मात्रा के अक्षर सिखाते हैं। अंतिम है जैसे कमल घर पर चल, कमल झटपट चल, कमल झटपट नल पर चल, ऐसी मजेदार मन की बात का नतीजा भी मजेदार निकलता है। सुनने वाले प्रेरित हो, खुद को कमल मानकर उठते हैं, मटका बाल्टी उठाते हैं और न सिर्फ नल की ओर चलते हैं बल्कि नल की ओर झटपट चलते हैं। वहां पहुंचकर माथा पीटते हैं, आशीर्वाद मिले आपका। वहां पहुंचकर माथा पीटते हैं कि हाय नल से तो पानी नहीं हवा निकल रही है, अर्थात नल तो खुद कम वक्त मन की बात कर रहा है। वाह क्या बात है। श्रोताओं के इस रिएक्शन से प्रभावित होकर मन की बात करने वाला तुरंत अपनी अगली मन की बात शुरू कर डालता है। कमल घर पर चल, कमल झटपट चल, कमल झटपट घर पर चल। मन की बात करने वाला अनजाने में भी काम की बात नहीं करता। वह जानता है कि काम की बात करने से सब काम में लग जाएंगे, तो फिर मन की बात कौन सुनेगा। क्या बात है। तो जिस जोर से गुजर रहा है डटे रहिए, एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। देवेंद्र यादव जी कितने उल्लास और आनंद के साथ कवियों की वाणी का मजा ले रहे हैं। भैया अब्रार जी, गौरव जी, सिद्धार्थ जी, आप तमाम लोग जो यहाँ आए और आप सब लोगों ने इस कवि सम्मेलन का जैसी भी परिस्थितियों में भरपूर आनंद लिया। आपने देखा होगा, अंतिम बात एक और कहता हूं, हमारे एक मित्र थे कानपुर के कवि प्रमोद तिवारी, गुजर गए एक्सीडेंट में। उन्होंने एक अच्छी बात कही, बोलो संपत सरल आपको नहीं लगता कि हर बात पे यू टर्न क्यों लेते हैं? ना इनकी कोई होम पॉलिसी है, ना कोई फॉरेन पॉलिसी है, ना कोई इकोनॉमी पॉलिसी है।
ना कोई सोशल पॉलिसी है, ये ऐसे कैसे देश चला रहे हैं? उसका एक कारण है। 1925 में एक संगठन स्थापित किया गया इस उद्देश्य के साथ कि पृथ्वीराज चौहान दिल्ली की गद्दी पर अंतिम हिंदू राजा था। अब हमें अंतिम एक हिंदू हृदय सम्राट दिल्ली की गद्दी पर बिठाना है और साम दाम दंड भेद से कोशिश करके 90 साल लगे और वो अंतिम हिंदू हृदय सम्राट जो है पृथ्वीराज चौहान के बाद नया हिंदू हृदय सम्राट दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। और अब भरपूर मजे लेना। अब उस किताब में अगला पन्ना नहीं है कि करना क्या है। तो सारी समस्याएं यहीं से हैं और मैं यही कहना चाहूंगा कि सितारों को आंखों में महफूज रखो, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी।